Hello dear students, let's continue with our chapter 6th of class 6 History NCERT textbook presented by your SST teacher Kunal Devgan, and the name of the chapter is Kingdoms, Kings and an Early Republic. इस चैप्टर में हम बात करेंगे बच्चों कि कैसे पुराने समय में साम्राज्य बने, उनके ऊपर राज करने वाले राजा आए सामने, और अर्ली रिपब्लिक कौन से थे। रिपब्लिक वो एरिया होता है या वो देश होता है जहाँ पे लोगों के पास अपने राजा को चुनने का अधिकार होता है। रिपब्लिक का मतलब वो इंडिया इज़ ऑल्सो रिपब्लिकन कंट्री। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अपना लीडर चुनने का अधिकार है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन से सबसे पहले साम्राज्य बने, कौन उनके ऊपर राजा, कौन उनके ऊपर शासन करता था। जैसे हम आज की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में गवर्नमेंट है, वो इंडिया की गवर्नमेंट जो है हम लीडर्स जो हैं उनको चुनते हैं, है ना। हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं उनको वोट डाल के आते हैं। तो ये जो हम अपने लीडर को चुनते हैं, तो ये हमारे एक तरह से किंग्स हैं। तो हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, जैसे तुम सभी ने बाहुबली मूवी देखी है। बाहुबली में महेशमती साम्राज्य था, किंगडम था। तो वो साम्राज्य कैसे बने? एकदम से तो बने नहीं। अभी तक हमने क्या देखा है प्रीवियस क्लासेस में, कैसे लोगों ने एक जगह पे रहना शुरू किया। कहाँ पे लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया? पहले वो हंटिंग गैदरिंग करते थे, खाने को इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे। फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया? फिर उन्होंने एनिमल की डोमेस्टिकेशन शुरू की। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किए, उन्होंने गांव बसाए। गांव बसाते बसाते वो शहरों की ओर आए। पहला शहर उन्होंने जैसे हमने बात की कि सबसे पहले जो शहर बसने के हमारे पास एविडेंसेस है वो हड़प्पा बसा, है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया लोगों ने? उसके बाद हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि ऋग्वेदा में हमने पढ़ा कि वैदिक टाइम में, जो वैदिक टाइम था, जो हड़प्पा के बाद आया, वैदिक टाइम जो आया, उसमें जना थे, लोग थे, आम लोग। उनके लीडर्स थे जो ब्रेव वॉरियर्स थे, वो उन जना को क्या करते थे, मोटिवेट करके वो अटैक करते थे किसी के ऊपर। जब वो उनके ऊपर अटैक करते थे, जहाँ उनसे जो भी वो चीज़ें मिलती थी उन्हें, वो आपस में बांट लेते थे। प्रीस्ट को मिल जाती थी कुछ चीज़, कुछ आपस में बांट लेते थे, कुछ वो लीडर रख लेता था, कुछ सेक्रीफाइसेस में नहीं। पर उनके पास अपने पैलेसेस नहीं थे, अपनी बड़ी सारी आर्मी नहीं थी। सारे लोग थे वो आर्मी का हिस्सा थे। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो आगे चल के किंगडम्स बनाते हैं, किंग्स बनते हैं, कि कैसे एक आम इंसान, कैसे एक इंसान रूलर बनता है। हम इस चैप्टर में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमने अपनी वैदिक एज में, अपने पिछले चैप्टर में जिसमें हमने बुक्स और बुरियल्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि राजास थे, ठीक है। उनको इनके बाद जना, नॉर्मल पीपल्स के द्वारा चुना जाता था, आम लोगों के द्वारा चुना जाता था। पर उससे 3000 साल, आज से 3000 साल पहले कुछ चेंज आता है। आज से 3000 साल पहले की मैं बात करूँ तो मैं 1000 BC की बात कर रहा हूँ, है ना। 2000 में पीछे जाऊँगा, कहाँ तक? 0 तक, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। और फिर मैं 1000 साल फिर से पीछे जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा? वो 1000 BC हो जाएगा। तो कहते हैं कि 1000 BC के आसपास चेंज आता है, किसमें? राजाओं को चुनने में। अब क्या होता है कि जो राजा है ना, वो कैसे बनते हैं? वो बड़े बड़े ना बिग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते हैं। अब के जो राजा बनेंगे ना, आज से 3000 साल पहले वाले राजा तो वो छोटे छोटे वो करते थे, मतलब कि सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे। अब जो राजा है ना, वो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करेंगे। उसमें से एक है अश्वमेधा, हॉर्स सैक्रिफाइस। हम सभी ने रामायण देखी होगी बच्चों ने, है ना। तो रामायण में आपको याद है, लास्ट में रामायण में जो राम जी होते हैं, वो एक घोड़े को छोड़ते हैं, जिस घोड़े को उनके बेटे ही लव और जो कुश हैं वो रोकते हैं, है ना। देखा है सभी ने रामायण में। अभी तो सभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी ने देखी होगी। तो ऐसे ही रिचुअल्स उस टाइम पे परफॉर्म करने शुरू होते हैं। अश्वमेधा का जो यज्ञ है, जिसको हम हॉर्स सैक्रिफाइस कहते हैं, ये है क्या? ये यज्ञ, ये रिचुअल जो है, ये है क्या? इसमें क्या होता है बच्चों? हॉर्स को ना खुला छोड़ दिया जाता है, और वो जहाँ तक और जो वो हॉर्स होता है उसको गार्ड करते हैं राजा के सोल्जर्स, मतलब कि उसका ध्यान रखते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है। और जो वो हॉर्स है ना, वो घूमता है पूरे किंगडम में, और कई बार वो दूसरे राजाओं के किंगडम में भी चला जाता है। तो अगर दूसरा राजा उसको रोकता है
कि नहीं मैं इसको अपने एरिया में नहीं घूमने दूंगा, तो इसका मतलब है कि वो राजा, जिस राजा ने उस हॉर्स को छोड़ा है, उसके साथ लड़ाई करना चाहता है। क्योंकि और अगर वो नहीं रोकता है, उसको पास होने देता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उस सेक्रीफाइस को, मतलब कि जो उस राजा ने किया, और मान लेता है कि जिस राजा ने इस घोड़े को छोड़ा वो मेरे से ज़्यादा ताकतवर है और मैं उससे लड़ना नहीं चाहता हूँ। तो अगर वो हॉर्स को रोकता है तो उसको उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती है, अगर नहीं रोकता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उसकी डोमिनेंस को, उसके अधिकार को, कि जिस राजा ने उस हॉर्स को छोड़ा है। ठीक है, तो फिर जो राजा इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हॉर्स के मतलब कि पास होने को, उनको इनविटेशन दिया जाता है उस राजा के द्वारा जिसने उस घोड़े को छोड़ा होता है, कि जो मैं सेक्रीफाइस ये परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसमें आइए। और ये जो सेक्रीफाइस होता है ये एक स्पेशल ट्रेन प्रीस्ट होता है, पुजारी होता है, उसके द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है, इस सेक्रीफाइस में सारे राजा जो जिन्होंने उस हॉर्स को अपने एरिया से जाने दिया, ठीक है, और जो राजा जिसने इस हॉर्स को छोड़ा था, है ना, वो सारे इकट्ठे बैठते हैं और पुजारी होता है, ठीक है, वो हवन करता है, वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट फिगर होती है वो कौन होता है, इम्पोर्टेंट फिगर वो होती है जिसने इस हॉर्स को छोड़ा होता है। इकट्ठे बैठते हैं और जो बाकी जो राजा आए होते हैं वो जस्ट उनको देखने के लिए आए होते हैं, वो जस्ट स्पेक्टेटर होते हैं जो देखने आए होते हैं कि क्या चल रहा है। और जो प्रीस्ट है वो इस रिचुअल को परफॉर्म करता है। प्रीस्ट के अंडर ये जो सारी चीज़ें ये परफॉर्म होती हैं। और ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग होते हैं, जिनकी हमने बात की थी, विश और वैश्या, वो राजा के लिए ना गिफ्ट लाते हैं। और शूद्रास जो होते हैं, हम इनकी बात करेंगे, ये कौन होते हैं शूद्रा, वो उनको इन रिचुअल्स में इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, मतलब उनको इसका हिस्सा नहीं बनाया जाता है। तो पहले हमने बात की थी वैदिक टाइम में कि जो एक लीडर होता है वो सब सारे लोगों से मिलके अटैक करता है और आपस में कुछ भी आता है वो आपस में बांट लेते हैं, है ना। पर अब हम बात कर रहे हैं कि एक राजा बिग सेक्रीफाइस करता है, कैसे जो दूसरे राजा है उसका मतलब उसकी सबॉर्डिनेट हो जाते हैं, कैसे उसके अधीन आ जाते हैं, और फिर जो आम लोग हैं अब उस राजा के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। तो आपके बुक में ना एक टेबल बना हुआ है जिसमें उन्होंने ना वर्नास का मेंशन किया है। समझते हैं ये वर्नास है क्या, आगे चैप्टर को समझने से पहले। ऋग्वेदा, जैसे हमने देखा था कि ऋग्वेदा बुक लिखी गई, ऋग्वेदा के बाद जो बुक्स लिखी गई हैं, जो प्रीस्ट के द्वारा बाद में बुक लिखी गई हैं, उनको कहते हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट। ऋग्वेदा और ऋग्वेदा के बाद नॉर्थ इंडिया में जो किताबें लिखी गई हैं उनको कहते हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट, कि ऋग्वेदा के बाद वाला टेक्स्ट, मतलब कि ऋग्वेदा के बाद जो किताबें लिखी गई हैं उसको कहते हैं लेटर वैदिक टेक्स्ट। इसमें क्या मेंशन किया है, इसमें मेंशन है कि रिचुअल्स जो है ना वो कैसे परफॉर्म होंगे, मतलब कि सोसाइटी को चलाने के लिए ना कुछ रूल इन्होंने डिस्क्राइब किए हुए हैं इन बुक्स में, कि जो उस टाइम पे सोसाइटी थी, जो सोसाइटी क्या होती है जिसमें हम रहते हैं, आज भी हम जो इंडिया में लोग रहते हैं हमारी भी एक सोसाइटी है। तो जो उस टाइम पे सोसाइटी थी वो उसमें रिच लोग भी थे, उसमें पुअर लोग भी थे, और बड़े सारा ग्रुप्स थे, बड़ी तरह के लोग थे, जैसे प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वॉरियर्स थे लड़ने वाले, फार्मर्स थे, किसान थे, हर्डर्स थे, पालन करने वाले थे, ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे जो कोई क्राफ्ट बनाते थे, लेबरर्स थे, फिशिंग फॉक्स थे, फॉरेस्ट पीपल थे। ये सारे लोग थे उस टाइम पे जो क्या करते थे, जो उस सोसाइटी में रहते थे। तो प्रीस्ट ने क्या किया, उसने ये सारी चीज़ों को ना आसान बनाने के ना उसने 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया इनको और नाम दे दिया वर्नास। कहते ये वर्ना सिस्टम है। तो ये जो वर्ना सिस्टम इन्होंने प्रीस्ट ने बनाया, ये इन्होंने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। पहले ये जो वर्ना सिस्टम बना था ना बच्चों, ये काम के आधार पे बना था कि जैसा जिसका काम होगा वो उसी वर्ण का हिस्सा होगा। पर प्रीस्ट ने आगे चल के क्या किया, उन्होंने इसको बर्थ के आधार पे कर दिया। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण है वो हमेशा उसके आगे जो बेटा आएगा वो ब्राह्मण रहेगा, जो क्षत्रिय है उसका आगे बेटा आएगा वो क्षत्रिय रहेगा, जो वैश्य है उसका आगे बेटा आएगा तो वो वैश्य बन जाएगा, और जो शूद्र है आगे जब उसका बेटा आएगा तो वो अपने आप शूद्रा बन जाएगा। अब इनके काम क्या थे, ब्राह्मण का काम था पढ़ना, लोगों को पढ़ाना, वेदास, सेक्रीफाइस परफॉर्म करने, गिफ्ट रिसीव करने लोगों से। क्षत्रिय का काम क्या था, क्षत्रिय थे उस टाइम के रूलर्स, उनका काम था बैटल्स को फाइट करना, पीपल्स को प्रोटेक्ट करना। वैश्यस कौन थे,
वैश्य सारे के सारे फार्मर्स जो थे, हर्टर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, वो सारे वैश्यस थे। जो क्षत्रियास और वैश्यस थे ना, उनके वो ये जो सैक्रिफाइसेस थे वो परफॉर्म कर सकते थे। पर जो शूद्रास थे, वो कोई शूद्रास और जो वुमेन्स थी, वो कोई भी शूद्रास और जो वुमेन्स थी ना, वो कोई भी सैक्रिफाइस परफॉर्म नहीं कर सकती थी। और जो शूद्रास थे, उनका काम था कि जो ऊपर वाली 3 क्लासेस है ना, ब्राह्मण के, क्षत्रिय, वैश्य, इनको सर्व करना है और मतलब इनके लिए काम करना है। इनके लिए आप कुछ खेतों में काम करिए, इनके लिए मतलब सारे काम इनके लिए आप लोग करोगे शूद्रा के लिए। तो मतलब शूद्रा की कंडीशन बहुत ख़राब कर दी इन लोगों ने। तो इसकी वजह से ही जो कुछ लोग थे, पीपल अपोजिंग द सिस्टम ऑफ वर्ना, मतलब जो कुछ लोग थे उनको ये सिस्टम अच्छा ही नहीं लगा। वो कहते ये तो ख़राब है। पहले तो किंग्स जो थे उनको अच्छा नहीं लगा, कहते कि मैं एक राजा हूँ, मेरे से ऊपर प्रीस्ट थोड़ी हो सकता है ना। अगर राजा को आके कहे कि आपका सब, आप ये सारी ज़मीन आपकी है, ये सारे लोग आपके हैं, पर जो प्रीस्ट है वो आपसे ऊपर होगा। राजा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कुछ लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि बर्थ के आधार पे हमें कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए वर्ना सिस्टम में, कि बर्थ के आधार पे हाँ भी ये अब ये ब्राह्मण हो गया, इसका आगे बेटा आएगा तो वो भी ब्राह्मण होगा। उन्होंने कहा कि बर्थ कुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ नॉट बी अ बेसिस, मतलब कि जो बर्थ है वो बेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ लोगों ने कहना स्टार्ट किया कि नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, कि ऑक्यूपेशन में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। कोई भी पर्सन जो है वो कोई भी काम कर सकता है और सभी के पास रिचुअल्स को परफॉर्म करने का अधिकार होना चाहिए। कोई भी रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग रिचुअल्स को परफॉर्म करेंगे। और कुछ लोगों ने जो शूद्रा की, उन्होंने कंडीशंस को ख़राब कर दिया था और कुछ लोगों ने उस कंडीशन को अनटचेबिलिटी का नाम देके कहा कि अनटचेबिलिटी को हमें कंडेम करना चाहिए, कि ऐसे नहीं, शूद्रा उसको देखना नहीं है, शूद्रा के पास नहीं जाना है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये उस टाइम पे चलनी शुरू हो गई। कब? जब किंगडम्स और किंग्स की इमर्जेंस हो रही है, वर्ना सिस्टम में से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे जो ये किंग्स थे, क्या देखा हमने कि वर्ना सिस्टम तो एक सिस्टम था, वो आपको समझ लेना है सिर्फ। हमने देखा कि ये कैसे किंग्स जो थे ये सामने आए, कैसे ये इन्होंने बिग सैक्रिफाइसेस करने शुरू किए और अश्वमेधा यज्ञ किया। अश्वमेधा के बारे में याद रखना है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि वर्ना सिस्टम जो था उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जनपदास के बारे में। जनपदास क्या थे? हमने पहले देखा था कि एक पर्सन होता था, उनका एक लीडर था, है ना, और वो जो लीडर था उनको मोबिलाइज करता था, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता था, अटैक करने के लिए इकट्ठे रहते थे। पर अब क्या हुआ, इन्होंने बिग सैक्रिफाइसेस करने शुरू किए। जो राजास थे ना, उनको राजास ऑफ जना नहीं, राजा हो जनापदा कहना शुरू कर दिया। अब वो राजा जो है ना, वो जमीन का राजा भी बन गया। पहले वो सिर्फ लोगों का राजा था, अब वो राजा जमीन का राजा भी, उस भूमि का राजा भी बन गया जहाँ पे जनपद रहते थे। ठीक है, जनपद का मीनिंग होता है जहाँ पे लोग रहते हैं और वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको कहते हैं जनपदा। तो अब जो वो राजा था वो जनपदा का राजा हो गया। ये जो लोग थे ये कहाँ किस में रहते थे? हट्स में रहते थे। इनके पास कैटल्स होती थी, एनिमल्स होते थे। ये डिफरेंट क्रॉप्स की वैरायटी को ग्रो करते थे। ये अर्थन पोर्ट्स बनाते थे। ये जो लोग सेटल डाउन होके अब रहने लग गए थे, ये लोग कैसे रहते थे, इस चीज़ के बारे में बात करें हम। अर्थन पोर्ट्स बनाते थे। अर्थन पोर्ट्स में ये रेड और ग्रे कलर के पोर्ट्स बनाते थे। इसमें स्पेशल पोर्ट्स होते हैं, स्पेशल तरह के पोर्ट बनाते थे जो ग्रे वेयर जिनको हम कहते हैं। ये ग्रे कलर के पोर्ट होते हैं। ग्रे कलर आपने सभी ने देखा हुआ, ग्रे कलर के पोर्ट खड़े बनाते थे ये। ठीक है, उसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाते थे और इसके ऊपर ये सिंपल लाइन और ज्योमेट्री, मतलब कि ज्योमेट्रिक पोर्ट्री बनाते थे। तो हम जब इनकी जनपदा की एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमें मिलता है पुराना किला जो दिल्ली में है, जहाँ पे एक पहले जनपदा था। ठीक है, हस्तिनापुर मिलता है जो मेरठ में है, यूपी में है। अतरंजी खेड़ा मिलता है जो ईटा में है, यूपी में है। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये जनपदास के। ये उन लोगों के एग्जाम्पल है जहाँ पे लोग अब एस्टेब्लिश हो गए हैं, हट्स में रहना शुरू हो गए हैं, डिफरेंट क्रॉप्स उगाना शुरू हो गए हैं। उनका एक लीडर है, वो लीडर सिर्फ उन लोगों का लीडर नहीं, वो उस एरिया का भी, उस ज़मीन का भी वो मतलब हक है उसके पास। अब वो राजा, प्रॉपरली राजा बन गया है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट जनपदास और महाजनपदास की बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट जनपदास थे, पुराना किला था जो दिल्ली में, हमने उसकी बात कर ली, हमने हस्तिनापुर की बात कर ली, हमने अतरंजी खेड़ा की बात कर ली। ये थे जनपदा। पर इनमें से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जनपदास थे, बहुत बड़े थे, बहुत ही पावरफुल थे। हम उसको ही नाम देते हैं क्या?
महाजनपद, इसके बारे में हम बात करते हैं। महाजनपद जैसे गंधारा हो गया, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, कोसला हो गया, अवंती हो गया, मगधा हो गया, अंगा हो गया, वज्जी हो गया, ये सारे उस टाइम के महाजनपद थे। ठीक है बच्चों, अब हमने बात कर ली थी कि महाजनपद जो थे ये वही जनपद में थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा बड़े थे, उनको हम कहते हैं महाजनपद। अब हम उन्हीं महाजनपद को डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। कुछ जो जनपद थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आज से 2500 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं। उनकी अपनी एक कैपिटल थी। अब तो समझ सकते हो ना कितना डिफरेंस आ रहा है पहले टाइम में और अब के टाइम में। अब के जो राजास ने उन्होंने अपने एरिया में अपनी कैपिटल बना ली है जहाँ पे वो रहते थे। वो फोर्टिफाइड, मतलब उन्होंने उसके आसपास दीवार बना ली है बड़ी सारी। क्यों? क्योंकि वो बाकी किंग्स से प्रोटेक्शन करना चाहते हैं अपनी। और दूसरा क्या था, अगर वो एक अपने एरिया के बाहर एक दीवार बना लेते हो तो उनको कितना ईजी होगा तो अपने जो अंदर के जो लोग हैं उनको कंट्रोल करना। ठीक है, और दूसरा ये भी था कि वो ये बड़ी बड़ी दीवारें इसलिए बनाते थे कि वो दूसरों को दिखाना चाहते कि वो कितने रिच और पावरफुल हैं, कि उन्होंने इतनी बड़ी दीवार बना ली है, हम बहुत रिच और पावरफुल हैं, हमारे ऊपर अटैक करने की सोचना भी मत। और ये जो दीवार बनाते थे मतलब कि फोर्टिफाइड करते थे, किले बनाते थे, फोर्टिफिकेशन करते थे अपनी। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि एक तरह का किला बनाना, उसके आसपास दीवार बनानी। तो ये फोर्टिफिकेशन करने के लिए उनको क्या चाहिए था, उनको एक तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए थी कि कैसे हम अपने एरिया में कितनी ज़मीन रखेंगे, कितनी ज़मीन को बाहर छोड़ेंगे, हम कैसे दीवार बनाएंगे। उसके बाद इस दीवार को बनाने के लिए बहुत लोग भी चाहिए थे, बहुत रिसोर्सेज भी चाहिए थे, पत्थर चाहिए थे, मोटार चाहिए थी, वुड चाहिए थी, डिफरेंट तरह की चीज़ें चाहिए थी। और अब के जो राजा हैं, ये जो महाजनपदा के राजा हैं, ये इन्होंने बड़ी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर दिया। पहले वाली तो सारे लोग ही आर्मी में थे, उनका एक लीडर होता था, पर अब जो आर्मी थी वो एक स्पेसिफिक ग्रुप बन गया जो आर्मी में ही, मतलब जो लोग आर्मी में रहते थे उनका काम होता था सिर्फ लड़ना। उनको रेगुलर सैलरी मिलनी शुरू होगी। पहले क्या था कि अब उनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, जो भी लूट के मिलता था, जो भी उनको मिलता था एंड वॉर के एंड में या बैटल के एंड में वो आपस में शेयर हो जाता था। पर अब इनको रेगुलर सैलरी मिलनी शुरू होगी सोल्जर को, और इनको पेमेंट होनी शुरू हुई पंच मार्क्ड कॉइन पे। पंच मार्क कॉइन एक तरह के कॉइन्स हैं, ये आपको याद रखना है कि जो आर्मी थी उसको कौन से कॉइन्स में सैलरी मिलती थी, तो वो थे पंच मार्क कॉइन। पंच मार्क कॉइन होता है कि सिक्के के ऊपर ना कोई इम्प्रेशन को जोर से दबा के उसके ऊपर प्रिंट कर दिया जाता था। प्रिंट नहीं, मतलब उसके ऊपर इम्प्रेशन उसका बना दिया जाता था, उसको कहते हैं पंच मार्क कॉइन। अब हमने देख लिया तो ये जो राजा थे इन्होंने आर्मी रखनी शुरू कर दी, बड़े बड़े फोर्ट बनाने शुरू कर दिए, और क्या करना शुरू कर दिया इन्होंने, और इन्होंने उनको सैलरी देना शुरू कर दिया। अब सैलरी के लिए उनके पास पैसे भी तो होने चाहिए कि नहीं, सैलरी के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। तो सैलरी के पैसे इकट्ठे करने लिए अब इन जो किंगडम्स थे इनमें लगेंगे टैक्सेस। टैक्सेस क्या होते हैं, जब जो वहाँ की आज भी हम जो इंडियन गवर्नमेंट है, सरकार है, हम उसको क्या देते हैं, हम उनको टैक्सेस देते हैं जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम है। वैसे ही जो राजा थे ये अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाते थे, उनसे पैसे लेते थे डिफरेंट तरीक़ों से, जो फिर ये अपनी आर्मी को ये दे सकें, अपनी आर्मी को सैलरी दे सके, अपना सारा जो भी उनका काम चलता है उससे उन्हीं पैसों से राजाओं का काम चलता था। अब ये टैक्सेस लगाते थे, तो ये क्यों लगाते थे, ये लगाते थे जो बिल्डिंग्स था उनको बनाने के लिए टैक्सेस लगाते थे, आर्मी को सैलरी मेंटेन करने के लिए, मतलब आर्मी को सैलरी देंगे तो तभी तो इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन होगी, उसके लिए लगाते थे। तो इस चीज़ों के लिए इनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑफिशियल्स को हायर किया, इन्होंने लोगों को रखना शुरू किया जिनका काम था कि तुम टैक्स कलेक्ट करो। और जो टैक्स था वो रेगुलर मतलब कि बेसिस पे उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हर महीने टैक्स चाहिए, हर क्रॉप के बाद टैक्स चाहिए, डिफरेंट तरीके से टैक्स चाहिए। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस की बात करते हैं जो उस टाइम पे चलते थे। पहला टैक्स क्या करते थे, जो किसान होते थे ना, किसानों से ये टैक्स लेते थे, टैक्सेस ऑन द क्रॉप। कैसे लेते थे, वो कहते थे कि जितना भी तुमने प्रोडक्शन किया ना, जितना भी प्रोड्यूस किया तुमने 6 मंथ में, उसका 1/6 पार्ट, मतलब कि अगर उन्होंने 120 प्रोड्यूस किया है तो उसका 20% हमें दे दो। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि जो क्रॉप थी उसका क्रॉप ले लेते थे उससे, और उसको क्या कहते थे, उस टैक्स को कहते थे भागा और शेयर।
ऐसे ही ये टैक्स क्राफ्ट पर्सन पे लगाते थे। क्राफ्ट पर्सन को कहते थे कि आप एक दिन के लिए हमारे लिए सारा दिन काम करोगे फ्री में, तो ऐसे वो टैक्स उन पे लगाते थे। हर्डर्स जो होते थे उनके ऊपर भी, जो पशुपालन करते हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाते थे, उनके ऊपर ऐसा टैक्स लगाते थे। उनको कहते थे कि आप हमें एनिमल्स दो, बफेलोस दो, गाँव दो, या फिर कोई उनकी ही मतलब कि मिल्क दो, घी दो, ऐसी चीज़ें। उसके बाद कुछ टैक्स वो लगाते थे ट्रेडर्स के ऊपर, जो वो गुड्स को सोल्ड करते थे कि हमें भी इनमें से कुछ गुड्स दो। कुछ टैक्स वो हंटर गैदरर्स पे लगाते थे, जो उनको फॉरेस्ट की प्रोड्यूस वुड लगा के देती थी, डिफरेंट नट्स ला के देते थे। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे महाजनपद के टाइम पे चल रही थी। तो इन्हीं महाजनपद के टाइम पे कुछ चेंजेस आती हैं, किसमें? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में क्या चेंज? अब हमने देखा कि लोग एक ही जगह पे रहकर एग्रीकल्चर करने लग गए थे, तो लोग ना आयरन का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। पहले वाले लोग स्टोन का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद वाले लोगों ने क्या किया? वुड का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद वाले लोगों ने कॉपर का इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर उसके बाद वाले लोगों ने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब महाजनपद वाला जो टाइम आया ना, इसमें लोगों ने क्या इस्तेमाल करना शुरू किया? इसमें लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया आयरन प्लो, मतलब आयरन का हल का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में बहुत ही बड़ा चेंज आया। अब क्या था? अब जो गीली मिट्टी होती है आयरन के प्लो से, आयरन का प्लो हार्ड होता है, उससे उसको मतलब कि उसकी सिंचाई करनी आसान हो गई, उसको जोतना आसान हो गया, उसकी प्लोइंग करनी आसान हो गई एज़ कम्पेयर टू वुडन प्लो से, है ना। तो अब क्या हुआ कि ज़्यादा प्रोडक्शन होनी शुरू हो गई, ज़्यादा ग्रेन्स उगाने शुरू हो गए। और लोगों ने क्या किया? उन्होंने जो लोग थे उन्होंने ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर दी पैडी की। ट्रांसप्लांटिंग क्या होती है पैडी की? पहले वो ना बीज डालते थे बच्चों, खेतों में बीज डालते थे। तो अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने बीज को एक जगह पे उगाना शुरू किया। आपने देखा होगा कि कभी देखा आपने कैसे चावल लगते हैं? पैडी, किसको पैडी कहते हैं? चावलों को। तो आपने देखा कभी चावल कैसे लगते हैं? हरे हरे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको खेतों में लगाया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं सैपलिंग्स। तो इन्होंने सैपलिंग्स को ग्रो करना शुरू किया फील्ड्स में, और मतलब कि सीड्स के अतिरिक्त इन्होंने फील्ड्स में सैपलिंग को ग्रो करना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। और ये जो काम था ये किनके द्वारा किया जाता था? ये काम किया जाता था स्लेव मेंस एंड वुमेन्स के द्वारा, या फिर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स के द्वारा, जिनको क्या कहा जाता था? जिनको कामाकारास कहा जाता था। तो ऐसे एग्रीकल्चर में चेंजेस आए, न्यू टेक्निक्स आई। तो ये हम अब केस स्टडीज़ की बात करेंगे जो हमारी बुक में दी हुई हैं। हमारी बुक में 2 केस स्टडीज दी हुई हैं। एक है मगधा की, कि मगधा क्या था, और दूसरी केस स्टडी है वज्जी की। जो मगधा था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक महाजनपद था, मगधा बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद था। इसमें 2 रिवर, जो ये महाजनपद था, इसमें 2 रिवर आती हैं। पहली रिवर थी गंगा और दूसरी रिवर थी सोन। और जो ये रिवर्स है ना, उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। किसमें? ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को लेके जाने में, वाटर की सप्लाई देने में एग्रीकल्चर में। दूसरा, और वाटर की सप्लाई अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कैसी हो जाएगी? वो फर्टाइल हो जाएगी, प्रोडक्शन भी एग्रीकल्चर में ज़्यादा होगी, है ना। और हमने बात किया कि वाटर सप्लाई अच्छी थी, और ये अब वाटर सप्लाई ज़मीन अच्छी है तो इसका बहुत बड़ा एरिया जो मगधा का था ना, वो फॉरेस्ट एरिया था। तो अच्छी वुड मिलती थी वहाँ पे एलिफेंट्स थे, एलिफेंट्स के लिए भरपूर फूड था वहाँ पे। तो ये जो एलिफेंट्स थे ना, इनको मगधा की जो आर्मी थी ट्रेन करती थी अपने वॉर्स में यूज़ करने के लिए, अपनी बैटल्स में यूज़ करने के लिए। और ज़्यादा अच्छे मतलब कि फॉरेस्टेड एरिया था, कितनी सारी वुड थी, तो वो वुड को यूज़ किया जाता था चैरोइट्स, रथ बनाने के लिए, कार्ट्स बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए। और इस एरिया में ना कुछ आयरन ऑर की माइंस भी थी। आयरन ऑर्स की माइन होती है जहाँ पे कच्चा लोहा होता है, माइंस में खदानें होती है ना, तो जहाँ पे कच्चा लोहा होता है उसको कहते हैं आयरन ऑर्स की माइन। तो अब आयरन ऑर्स की माइन भी थी यहाँ पे। तो क्या होता था, अब आयरन की माइन है तो आयरन निकालते थे वहाँ से, अच्छे स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। तो अगर इतनी ज़्यादा चीज़ें एक जगह पे होंगी, वो इसका यूज़ करेंगे, तो नेचुरल बात है कि वो जो बाकी जनपदास थे उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा है। तो अगर वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो वो अपने आप महाजनपदास बन जाएंगे, है ना। तो इस महाजनपदा जो मगध था, इसके दो इम्पॉर्टेंट पॉपुलर रूलर हैं। एक का नाम है बिंबिसारा, दूसरी का नाम है अजातशत्रु, और एक और इम्पॉर्टेंट रूलर है मगध का जिसको हम कहते हैं महापद्मनंदा, ठीक है।
महापद्मनंदा, जो महापद्मनंदा था ना, इसने अपना इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये अपने राज्य को नॉर्थ वेस्ट तक ले गया था, मतलब कि पाकिस्तान तक ले गया था। कौन? महापद्मनंदा। उसके बाद इन जो हमने बात किया था कि ये जो महाजनपदास थे, इन्होंने अपनी कैपिटल बनानी शुरू की थी। तो शुरू में इन्होंने अपनी कैपिटल रखी थी राजगृह, जो आज के टाइम में उसको कहा जाता है राजगीर, जो बिहार में है। उसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में, और जिसको आज के टाइम पे कहा जाता है पटना। बिहार की कैपिटल है पटना। तो उसके बाद हम दूसरे महाजनपद की बात करते हैं, जिसका नाम है वज्जी जो महाजनपद थी, उसकी कैपिटल का नाम था वैशाली, जो बिहार में है। और ये जो वज्जी थी ना, इसके अंदर एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मतलब कि एक अलग ही तरह की गवर्नमेंट थी, जिसको हम घना या संगा कहते हैं। आप समझते हैं ये क्या थी? हमने मगधा की बात की, वहाँ में हमने बात की कि राजा था, राजा के एक ही राजा था, है ना। उसने अपनी आर्मी बनाई हुई थी, उसके अंदर वो लोगों से टैक्स लेता था, और जो वो कहता था लोगों को वही मानना पड़ता था। पर वज्जी में अलग था। वज्जी में एक राजा नहीं था, वज्जी में कितने ज़्यादा राजा थे, जिसको घना और संगा कहते हैं। संगा कहते हैं जब लोग एक ही संघ में जुट के कुछ बनाते हैं, उसको कहते हैं संगा। मतलब कि लोगों का एक साथ रहकर कोई काम करना, उसको कहते हैं संघ, ठीक है। और ये जो संगा था, इसके बहुत ज़्यादा रूलर्स थे जो इकट्ठे रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, असेंबलीज में मीट करते थे, इकट्ठे आके कहते थे कि ये मुश्किल है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये इस पर्सन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, इसका रिप्लाई कैसे किया जाए, इसको जवाब कैसे दिया जाए। और डिबेट्स करते थे, डिस्कशन करते थे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। और इसमें यहाँ पे भी जो घना था या संगा था, यहाँ पे भी जो वुमेन्स थी, दासा थी और कामाकारास थे, इनको पार्टिसिपेट करने का कोई भी हक नहीं था असेंबलीज में। इनके असेंबलीज में ये लोग नहीं आते थे, ना वुमेन्स आती थी, ना दासास आते थे, ना कामाकारास आते थे। कुछ लोग ही सिर्फ इस संघा का पार्ट थे, कुछ लोग ही इस संघा के रूलर थे। हमने आगे इस अगले ही चैप्टर में हम बात करेंगे बुद्धा, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और महावीरा, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। अब ये भी घना और संघा से बिलोंग करते थे। तो जो ये संघा थे, ये काफ़ी देर तक सरवाइव करते हैं। आज से 1500 साल पहले तक भी बात करें तो हम 500 एडी की बात कर रहे हैं। ये समझ जाना कि हम 500 एडी की, अब आज से हम 2000 साल आगे आए हुए हैं। अगर हम 1500 साल पीछे जाएंगे तो हम 500 एडी में पहुंच जाएंगे। तो ये जो संघा है, ये 500 एडी तक सरवाइव करते हैं। कब तक? जब तक जो गुप्ता रूलर होते हैं उनको इन संघास को कॉन्केयर नहीं कर लेते हैं, अपने राज्य में नहीं मिला लेते हैं। तो हम इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट बुक का मेंशन किया गया है, जिसका नाम है दिग्घ निकाय। दिग्घ निकाय जो थी, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक है, जिसके अंदर बुद्धा की स्पीचेस के बारे में मेंशन किया हुआ है। और इसमें ही वज्जी जो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वज्जी का भी जिक्र इस बुक में किया गया है, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में अब बात करेंगे कि कैसे इसी टाइम में न्यू आइडियाज एमर्ज होके आते हैं, कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म बनता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।